हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता पारिक चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास हमारी 10th क्लास चैप्टर 4 जो हम पढ़ रहे थे, क्लासेस एक आध दिन नहीं आ पाई, तो चलिए आज हम हमारी उस क्लास को और चैप्टर को दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं और पढ़ते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर आज इसकी फाइनल क्लास अपनी ले लेते हैं अपन, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लिया था और अब चालू करते हैं। आगे जो रिएक्शंस थी वो वाला पार्ट हमारा अभी बाकी है, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली रिएक्शन हमारी बाकी है, सबसे पहली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है कंबस्शन। कंबस्शन ये इसे कहा जाता है दहन। दहन का मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो उससे उत्पन्न होती है एक तो हीट, दूसरी बात लाइट, और तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस हीट और लाइट। कॉमन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कोयला, इसको जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में धुआं बाहर निकलता है। हीट, जहाँ कोयला जल रहा है वहां हमें आसपास भी गर्म महसूस होता है और लाइट उत्पन्न होती है। अंधेरे में भी अगर कोयला जल रहा है तो हमें दूर से पता चल जाता है कि उस जगह कोयला जल रहा है। इसके अलावा CH4, इसको जब जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये कंबस्शन जो रिएक्शन है, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हिंदी में लिखें तो हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो ये तो बात हुई दहन या कंबस्शन रिएक्शन की। अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो तो धुएं के साथ जलते हैं और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कम धुएं या बिना धुएं के जलते हैं। साथ ही साथ फ्लेम का जो कलर होता है वो भी अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। जैसे कि आपने कभी ध्यान दिया हो तो हम जब हमारी गैस का सिलेंडर लगाते हैं तो जब गैस खत्म होने वाली होती है तो गैस जब लाल रोशनी देने लग जाती है ना, तो ये पता चल जाता है कि गैस सिलेंडर अब हमारा खत्म होने वाला है। और जब हम नया सिलेंडर लगाते हैं तो हमेशा ये चेक करते हैं कि वो ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है या नहीं जल रहा है, अगर आपको पता हो तो अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये जो होते हैं ये हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं और क्लीन मतलब धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये ब्लू फ्लेम देते हैं बिना धुएं के। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे इनको जलाने पर ब्लू फ्लेम उत्पन्न होगी और बिना धुएं के उत्पन्न होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये येलो या रेड फ्लेम के साथ जलते हैं और स्मोक यानी कि धुआं उत्पन्न करते हैं। तो आपने देखा होगा बर्तनों पर कालिख जमा हो जाती है जो, तो तब इसका मतलब यह है कि जो गैस है, वो जो भी ईंधन जल रहा है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ऐसा हमारी गैस के बर्नर के साथ भी होता है कि कई बार हमारी जो गैस का बर्नर होता है ना, वो भी बर्तनों को काला करता है। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है कि प्रॉपर सप्लाई जो है ऑक्सीजन की
इरप्टेड। अब उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि जो बर्नर है उसके ऊपर या तो कोई चीज गिर गई है या फिर कुछ उसके अंदर जम गया है। तो उस बर्नर को अगर हम साफ कर देते हैं ना तो फिर काला धुआं देना वो बंद कर देता है। इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो आप कभी भी चूल्हे में लकड़ी वगैरह को जलते हुए देखेंगे तो येलो और रेड फ्लेम के साथ जलते हुए आपको दिखाई देगी। दूसरी बात यह है कि धुआं उत्पन्न करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ ये जो धुआं है सूटी फ्लेम यानी कि कालिख के रूप में आसपास जमा हो जाता है। तो जहां चूल्हा जलता है वहां हम जानते हैं कि आसपास की दीवारें जो होती हैं वो ब्लैक कलर की हो जाती है, उनके ऊपर कालिख जो है वो जम जाती है। ठीक है, तो कालिख को हम लिखेंगे सूटी फ्लेम, है ना। और कालिख जिसे कहा जाता है जो कि आसपास जो है वहां पर जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। इसके बाद हम बात करें जैसे कोल और पेट्रोल की। कोयला जो होता है, कोल है ना, कोल जो है कोयला, इसके और पेट्रोल के जलने से, ठीक है, इन दोनों के जलने से इनके अंदर कुछ मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, सल्फर के या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने के पीछे क्या नुकसान है, तो ये जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये वायुमंडल में जाकर और उत्पन्न करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि एक मेन कंपोनेंट है किस चीज का, एसिड रेन का। तो एसिड रेन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ही होता है, और उनको बनाने में हेल्प कौन करते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि कोल और पेट्रोल के मेन कंस्टिट्यूएंट हैं। और इसीलिए जो कालिख वाले जो चीजें हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इनको, जिनसे धुआं उत्पन्न हो रहा है व्हीकल्स के धुएं से या घरों में चूल्हे के जलाने से, इनकी वजह से ही वायु प्रदूषण हो रहा है, जो कि एक मेन घटक है एसिड रेन के लिए। ठीक है, तो अब हमने ये बात कर ली। साथ ही साथ आपने, चलिए यहां तक कंप्लीट है। अब अगले, इसी में अगले एक टॉपिक और हमारा बचा, उसको और पढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ पदार्थ जो होते हैं वो तो जलते हैं फ्लेम के साथ, और आपने जब कोयले को जलते हुए देखा होगा तो कोयले में आपने फ्लेम यानी कि आग की लपटें नहीं देखी होंगी, उसके केवल हीट और लाइट की प्रेजेंस ही हमें पता चलती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए कि कैंडल है, जैसे कैंडल जल रही है, या फिर हम एलपीजी यानी कि हमारे गैस को जब जलाते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इनको जब जलाते हैं तो ये फ्लेम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जबकि इसी जगह जब हम कोल को जलाते हैं तो वो बिना फ्लेम के या विदाउट फ्लेम हमें गर्मी या ऊर्जा देने के काम आता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि कोल जो है इससे हमें केवल हीट और लाइट मिलती है, या फ्लेम। तो जो गैसियस पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो तो फ्लेम के साथ जलते हैं, और जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो जलते हैं किसके साथ, केवल रोशनी और ऊर्जा यानी कि गर्मी और लाइट देने के काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें इनकी मेन रिएक्शंस की, जिसमें पहली जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। चलिए इन्हें नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन जो है इसमें हम पढ़ें तो एल्कोहल जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें, एल्कोहल जो है इनका ऑक्सीडेशन होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें जैसे कि CH3 CH2OH, इनका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब कंप्लीट करवाई जाती है, जो कैटलिस्ट होंगे वो हो जाएंगे KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और जब इनको गर्म किया जाएगा हीट की प्रेजेंस में, इनको जब गर्म किया जाएगा तो CH3
COOH, यानी कि अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल से कन्वर्ट हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये पदार्थ जो कि हमने यहाँ KMnO4 काम में लिया है, ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, यानी कि ये इनके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है। और ये जब इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो ये जो KMnO4 है इसे कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि वो पदार्थ जो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन के जुड़ने को प्रेरित करे या ऑक्सीजन के जुड़ने को बढ़ाए, उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। अगली जो रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद हम पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की जब हम बात करें तो देखिए सेकंड नंबर एडिशन रिएक्शन, या हिंदी में बात करें तो इनको कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं या संकलन अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। चलिए, योगात्मक यानी किसी चीज का जुड़ना, तो ये जो रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए काम में आती है। मेनली इन रिएक्शंस के अंदर हम एल्कीन से एल्केन बनाते हैं। तो एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए ये देखिए रिएक्शन को, डबल बॉन्ड है तो ये कोई भी एल्कीन है, निकिल और पैलेडियम कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं। और जब होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। हाइड्रोजन जुड़ता है इसके अंदर, तो ये दो एल्किल ग्रुप तो पहले से प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे और ये जो रिएक्शन है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। और डबल बॉन्ड के हटने से दो हाइड्रोजन जो यहाँ पर हमने रिएक्शन में काम में लिए थे, ये निकिल और पैलेडियम जो है ये क्या है, ये मेटल्स हैं और एज अ कैटलिस्ट या हिंदी में से कहें तो उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं। अभी उत्प्रेरक क्या होता है पढ़ रखा होगा वैसे तो आप लोगों ने। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, देखिए उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन के अंदर जब डाले जाते हैं तो रिएक्शन के अंदर इनका केवल ये रिएक्शन की जो रेट होती है उसको प्रमोट करते हैं। हालांकि कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की रेट को प्रमोट ना करके उसको स्लो डाउन भी कर देते हैं। ऐसे जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। लेकिन मेनली जो कैटलिस्ट होते हैं ये रिएक्शन की रेट को फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि कम टेम्परेचर पर या जल्दी ही रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं इनको डालने से रिएक्शन कम समय में जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। और ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण। इंडस्ट्रीज में इसका यूज किस में किया जाता है, तो जो वनस्पति तेल होते हैं उनसे वनस्पति घी बनाने के लिए इस हाइड्रोजनेशन मेथड को काम में लिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वनस्पति तेल और घी होते हैं, फैट्स होते हैं, हम जानते हैं इनको, तो किस तरह के फैट्स हमें खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि एनिमल फैट्स जो होते हैं, पैकेट पे लिखा होता है किस तरह का फैट है, तो एनिमल फैट्स जो होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। एनिमल फैट्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ऑयल बेस्ड जो फैट्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं और ये हमारे लिए लेस हार्मफुल या यूजफुल होते हैं। तो हमेशा हमें एनिमल फैट्स को अवॉइड करना चाहिए और ऑयल बेस्ड फैट्स होते हैं उनको काम में लेना चाहिए। तो ये तो बात हुई एडिशन रिएक्शन की। अब एडिशन रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजनेशन भी पूछा जा सकता है।
निकेल और पैलेडियम ये कैटलिस्ट है, मेटल्स हम जानते हैं, बहुत थोड़े से अमाउंट में कैटलिस्ट को रिएक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट करना यानी एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर देना। इसकी रिएक्शन अगर हम देखें, जैसे ये मीथेन है, क्लोरीन के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो CH3Cl और HCl बन जाता है। ये तो कॉमन रिएक्शन हो गई। और इजीएस्ट वे में इसको देखें तो ये देखिए 4 हाइड्रोजन यहाँ हमने जोड़ दिए और यहाँ पर है हमारे पास Cl2। ये देखिए ये HCl अलग हो जाएगा और ये Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि किसकी जगह आ जाएगा, ये Cl इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और ये जो रिएक्शन होगी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और ये हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित करना यानी कि किसी को उसकी जगह से हटा देना और उसकी जगह किसी दूसरे पदार्थ का आकर जुड़ जाना। चलिए इसके बाद अब हम पढ़ते हैं एल्कोहल्स या एथेनॉल के बारे में। अगला जो टॉपिक हमारी बुक का है वो है एथेनॉल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो कि है एथेनॉल। एथेनॉल, अब एथेनॉल इसे कॉमन लैंग्वेज में अल्कोहल भी कहा जाता है। अल्कोहल C2H5OH भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें ठीक है। अब ये जो अल्कोहल है हम जानते हैं, अल्कोहल जो है इसके मुख्य रूप से जो यूजेस होते हैं, पहली बात तो ये कि इट इज अ गुड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट का मतलब है कि पानी के किसी भी अमाउंट में इसको हम आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। कई सारी चीजें बनाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है, जैसे कि टिंचर आयोडीन, चोट वगैरह लग जाती है ना तब ये लगाया जाता है। टिंचर आयोडीन जो होता है इसमें क्या होता है, ये जो अल्कोहल होता है ये लिक्विड फेज में होता है और इसके अंदर आयोडीन को मिलाया जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और उससे टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। तो फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन। दूसरी बात, जितने भी हम कफ सिरप पीते हैं उनको बनाने के लिए भी इस एथेनॉल और अल्कोहल का ही यूज किया जाता है। कफ सिरप के अलावा जो टॉनिक्स पीते हैं हम, डॉक्टर से लेकर आते हैं ना, हेल्थ बनाने के लिए टॉनिक चाहिए, या बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको भूख नहीं लग रही है किसी भी तरह के, तो वो बनाने के लिए भी एथेनॉल और अल्कोहल ही यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो सिरप और ठीक है गुड सॉल्वेंट है, सॉल्युबल इन एवरी अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के किसी भी अनुपात में इसको घोला जा सकता है। तो ये तो कॉमन बातें हो गई किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में या एथेनॉल के बारे में। अब आगे इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली जो इसकी रिएक्शन है वो है सोडियम के साथ। ठीक, चलिए आगे चलें, एथेनॉल से आगे चलते हैं, इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ जब अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है वो पढ़ते हैं। ये हो गया सोडियम और CH3CH2OH, ये हो गया एथेनॉल या अल्कोहल। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन करवाई जाएगी
ठीक है, CH3CH2O हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह सोडियम आयंस जुड़ जाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यानी कि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, ये जो नया कंपाउंड बना है इसे कहा जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। अगली जो रिएक्शन है वो है H2SO4 के साथ, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर हम काम में लेंगे कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में हम जानते हैं, जब वाटर का अमाउंट ज्यादा है ना, तो डाइल्यूट होगा और वाटर का अमाउंट जब कम होगा तो उसे कंसंट्रेटेड कहा जाएगा। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल की किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहां हम काम में ले रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 के संग जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से और ये बन जाता है एथीन, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और क्या बन जाती है, एथीन, यानी कि सेम कार्बन नंबर वाली एल्कीन यहां बन जाती है। ठीक है, एटम्स सेम कार्बन के नंबर वाली एथीन या एल्कीन बन जाती है। तो हम हिंदी में लिख सकते हैं समान कार्बन परमाणु वाली एल्कीन का निर्माण होता है। चलिए, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी अल्कोहल्स की किसके साथ, सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो है H2SO4 इसने इस एथेनॉल में से किसको बाहर रिलीज कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया और वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करने के कारण इसे क्या कहा जाएगा, H2SO4 को, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है इसको कहा जाएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट करना मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना। चलिए, इसके बाद अब अल्कोहल के कुछ फायदे तो हमने पढ़ लिए कि भाई दवाइयां बनाने के काम में आ रहा है या और कामों में आ रहा है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो ये है तो हानिकारक ही। अल्कोहल का यूज किसी भी रूप में हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, इससे कई तरह के नुकसान है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अल्कोहल जो है पहली बात तो दवाई के रूप में है तब तो फायदेमंद है, वरना तो हार्मफुल है ही। इसको पीने के बाद पहली बात तो कि मानसिक, सबसे पहले हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो किसी भी रूप में इसका थोड़ा सा भी प्रयोग हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, लंबे समय तक इसको यूज अगर लेते रहें तो लिवर से संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर एथेनॉल जो है, अगर किसी और फॉर्म में मेथेनॉल अगर हम काम में ले लेते हैं, एथेनॉल की जगह मेथेनॉल अगर हम इनटेक कर लेते हैं, मेथेनॉल यानी CH3OH, ठीक है, तो ये हमारे लिवर में जाकर मेथेनेल बना लेता है। कहां जाकर, हमारे लिवर के अंदर जाकर, और इसकी वजह से हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो इफेक्टेड हो सकती हैं, यानी कि ब्लाइंडनेस भी उत्पन्न हो सकती है। इतना हानिकारक ये हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इससे डेथ भी हो सकती है, हानिकारक भी है। ये हमारे प्रोटोप्लाज्म को, सेल के अंदर होता है ना प्रोटोप्लाज्म, उसको कोएगुलेट कर देता है। कोएगुलेट का मतलब उसका स्कंदन कर देता है हमारे
प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का सेल के अंदर जो पाया जाता है। तो हमारा प्रोटोप्लाज्म जब स्कंदित हो जाएगा तो सेल प्रॉपर, स्कंदित का मतलब जैसे दूध फट जाता है ना, वो वाली कंडीशन, तो उस स्थिति में सेल जो है वो डेड हो जाएगी और ज्यादा सेल्स अगर ऐसी हुई तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो वो जो जहरीली शराब के बारे में हम सुनते हैं वो यही होती है, ठीक है। इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह में इसका मिसयूज रोकने के लिए इसमें कुछ डाइज मिला दिए जाते हैं और ऐसी अल्कोहल जिसका कलर चेंज हो जाता है और उसे कहा जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल या विकृत अल्कोहल जिसे कहा जाता है, विकृत अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अल्कोहल और मेथनॉल की। साथ ही साथ इसके फायदे और नुकसान हमने पढ़ लिए, तो फायदे तो बहुत कम है, नुकसान काफी ज्यादा है। किसी भी तरीके से ये हमारे लिए काम की नहीं है अगर हम इसका इंटेक बिना डॉक्टर के परामर्श के कर रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अल्कोहल एज अ फ्यूल। आप देखिए ज्यादा तो अभी ऐसा नहीं है कि अल्कोहल एज अ फ्यूल यूज में लिया जा सकता है, लेकिन शुगर केन जो गन्ने का रस है उसको पेट्रोल के साथ मिलाकर कुछ कंट्रीज में एज अ फ्यूल यूज में लिया जा रहा है। तो मे बी इन फ्यूचर हम अल्कोहल को किसी न किसी फॉर्म में ईंधन के रूप में आसपास हमारे यूज में लेते हुए देख सकते हैं, ठीक है। और शुगर केन जो है इसका फर्मेंटेशन जब करते हैं तो मोलेसिस बनता है जो कि एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इसको जब पेट्रोल के साथ यूज में लिया जाता है तो ये ईंधन के रूप में काम में आता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं एथेनोइक एसिड के बारे में, जो हमारा अगला टॉपिक है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। चलिए एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड भी इसे कहा जाता है, एक और नाम है इसका। एसिटिक एसिड। अब क्या होता है ये एसिटिक एसिड, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका पहली बात तो विनेगर क्या होता है, विनेगर या सिरका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विनेगर या सिरका क्या है, ठीक है। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो CH3COOH, ठीक है। 5 से 8% सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि पानी में इसका 5 से 8% जो विलयन है वो क्या कहलाता है, विनेगर या सिरका। यानी कि 5 से 8% का क्या मतलब हो गया कि 100 ml टोटल अगर हमने सिरका लिया है यानी कि विनेगर लिया है तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 ml में से 92 ml तो वाटर होगा और लगभग 8 ml जो होगा वो क्या होगा, एथेनोइक या एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। ये बात हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विनेगर एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज विनेगर या हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। दूसरी बात, एक टॉपिक और जिसको कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये क्या होता है, देखिए कि ये जो एथेनोइक एसिड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 290 केल्विन, ठीक है, इतना ही होता है। आसानी से थोड़ी सी ठंड में ही ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। जैसे नारियल का तेल जम जाता है थोड़ी सी ठंड में, बिल्कुल वैसे ही। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन ही होता है, जिसकी वजह से सर्दियों में ये इजीली जम जाता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। किसको, एथेनिक एसिड को ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। अब हम पढ़े इसकी रिएक्शंस के बारे में। तो एथेनिक एसिड की रिएक्शन हम पढ़ते हैं। यहाँ हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एक तो व्हाट इज विनेगर, तो 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी कि जल में एसिटिक एसिड का 5 से 8% विलयन जो है वो क्या कहलाएगा विनेगर या सिरका। दूसरी बात ये कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, तो ये भी एथेनोइक एसिड ही है
क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ठंड में नारियल के तेल की तरह ये भी जम जाता है, रूम टेम्परेचर पर ही जम जाता है। अब इसकी रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं, और पहली जो रिएक्शन है इसकी एथेनोइक एसिड की एथेनॉल के साथ। तो नोट कर ले, रिएक्शन विद एथेनॉल। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया। एथेनॉल के साथ जो इसकी रिएक्शन है उसको पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, और ये हो गया हमारा एथेनॉल। अब इनकी रिएक्शन से क्या प्रिपेयर होगा? इनकी रिएक्शन से प्रिपेयर होगा एस्टर, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। ये जो है COO जिनके अंदर आ रहा है इनको कहा जाता है एस्टर, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। इसे कहा जाएगा एस्टर, और ये रिएक्शन हो गई एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। ठीक है, अब ये जो एस्टर्स होते हैं इनके क्या यूजेस हैं? पहली बात तो इनकी स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, परफ्यूम्स बनाने के लिए मेनली इनका यूज लिया जाता है। इन एस्टर्स से परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ें जो रिएक्शन है अगली, वो है एसिटिक एसिड की रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद NaOH, इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे एसिटिक एसिड को, तो एस्टर को, तो क्या होगा? तो ये जो एस्टर है इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एस्टर को रिएक्ट करवाया जाता है तो देखिए यहां लिखें एस्टर प्लस NaOH। ठीक है, तो एस्टर और NaOH को रिएक्ट करवाने पर बनता है एल्कोहल और सोडियम सॉल्ट। और ये जो सोडियम सॉल्ट बनता है इसी को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब कि साबुनीकरण। तो ये जो सोडियम सॉल्ट बनता है इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण। अब साबुन क्या होते हैं? क्योंकि अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसमें हमने सोप्स और डिटर्जेंट और मिसल फॉर्मेशन को पढ़ना है, तो हम धीरे धीरे हमारे चैप्टर की लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन है इसे कहा जाता है सैपोनिफिकेशन या साबुन का बनना। तो अब सोप्स क्या है देखिए, तो सोप्स जो है, हाँ सोप क्या है? अब सोप की डेफिनेशन हम नोट करें तो लिखिए सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। अब हम सोप की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं कि सोप क्या होता है। तो व्हाट आर सोप? सोप यानी साबुन। ठीक है, तो नोट कीजिए सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि इनके अंदर कौन से सॉल्ट पाए जाएंगे? या तो सोडियम और या पोटेशियम पाया जाएगा। अब क्या होगा ये देखिए, तो कैसे बन रहा है ये हो गया एस्टर। ठीक है, CH3CO C2H5 ये हो गया एस्टर, और एस्टर को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ। अभी हमने पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पर किसको? एस्टर को। किसका फॉर्मेशन होता है? साबुन का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन। तो एक तो बनता है एल्कोहल, तो यहां बन जाएगा C2H5OH। तो देखिए C2H5 और ये OH।
ये हट गया और अब क्या बन जाएगा, ये जो है ये क्या बन जाएगा, और ये रिएक्शन कहलाएगी सैपोनिफिकेशन। अब अगली जो रिएक्शन है वो है किसी बेस के साथ, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो बेस यहां पर हम क्या काम में ले रहे हैं, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही काम में ले रहे हैं। भाई एसिड्स हम जानते हैं, एसिड्स जो होते हैं ये सॉल्यूशन के अंदर या डिजॉल्व स्टेट में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, और जो बेसेस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन या OH माइनस आयन्स बनाते हैं। तो अब ये जो हम बात कर रहे थे आगे, तो चलिए आगे बात करते हैं CH3। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, किसी बेस के साथ, तो बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है, CH3COON, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, वाटर बनेगा। ये और ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसका निर्माण हो रहा है, सोडियम एसीटेट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मिसेल फॉर्मेशन या फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक चैप्टर आपको इजी लगा होगा, समझने में आसानी रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है सोप फॉर्मेशन या सोप का निर्माण कैसे होता है। इसमें जो मेनली है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बुक का, और इस चैप्टर में से मेनली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, चाहे हाफिली एग्जाम हो चाहे हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो। अब सोप हमने पढ़ लिया कि लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं किसके, लंबी चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसमें हमें क्या देखना है कि कपड़े जो हैं वो किस तरीके से धुलते हैं, ये हमारा जो टॉपिक है कि हाउ आर क्लोथ्स वॉश्ड विद द हेल्प ऑफ सोप्स, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सोप पहली बात तो है क्या, तो हमें पता चल गया कि भाई इनकी जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर सोडियम और पोटेशियम लवण या सॉल्ट पाया जाएगा, है ना। अब जब हम कपड़ों को धोते हैं तो सोप से जो डर्ट हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है, मिसेल फॉर्मेशन। याद होगा आपको डायग्राम, है ना, यहाँ ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है और इस तरीके से ये एसेंट्स बने हुए हैं और यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है ना, याद होगा आपको। तो ये जो है ये ऑयल ड्रॉपलेट हो गई या कोई भी डर्ट मॉलिक्यूल हो गया, डर्ट लिख देते हैं हम, ठीक है। अब इसकी मदद से, साबुन की मदद से कपड़े कैसे धुलेंगे, तो ये डर्ट है और ये इसके चारों तरफ जो है ये वो जो साबुन है सोप के पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, इसको कहा जाता है मिसेल। ये जो बन गया है ना इसे हम कहते हैं मिसेल, ठीक है। अब ये जो मिसेल है इसकी मदद से कपड़े कैसे धुलते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए एक कॉमन सी बात करते हैं कि ये मान लीजिए कोई जगह है, कोई सरफेस है ना, और इस पर कोई डर्ट पार्टिकल ये लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो डर्ट पार्टिकल है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं ना सभी तरह के, ये डर्ट पार्टिकल सभी तेलीय प्रकृति के होते हैं। तेलीय प्रकृति मतलब कि ये जो है स्टिकी, चिपक जाते हैं ना, मैल हटता ही नहीं है, चिपक जाता है अच्छे से, है ना, तो स्टिकी या तेलीय प्रकृति के होते हैं। अब ये जो साबुन है जिसको कि हमने पानी में घोला, भाई साबुन सूखे कपड़े पे लगाने से तो साफ होगा नहीं, पानी डालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस सोप को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये अपने दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम अगर ऐसे हाफ हाफ बांट दें ना, ठीक है, तो अलग अलग हो गए। एक हिस्सा तो वो होगा जो कि मैल की तरफ रहेगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो होगा किसकी तरफ, पानी की तरफ होगा, पानी यानी मैल के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जो डार्क वाली साइड है इसको हम कह देते हैं
हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक यानी पानी को पसंद करने वाला, और ये हो गया हमारा हाइड्रोफोबिक एंड। अब हाइड्रोफोबिक, फोबिया, फोबिया यानी डर, ठीक है, हाइड्रो यानी पानी, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी से डरेगा, पानी से डरेगा मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, पानी किधर है, बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ कौन है, मैल, ठीक है। तो ये वाला जो एंड होगा ना, ये अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बना दी इनको, काफी सारे यहाँ मैल के पास जमा हो गए, तो ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड, ये तो कहाँ चिपकेगा आकर, यहाँ इस डर्ट मॉलिक्यूल के, और ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है ये किधर रहेगा, बाहर की तरफ। तो जैसे ही हम सोप को वाटर के साथ मिक्स करेंगे और इस पर लगाएंगे, तो ये क्या होगा कि सभी हाइड्रोफोबिक एंड्स आकर किसके चिपक जाएंगे, इस डर्ट मॉलिक्यूल के चिपक जाएंगे, और जब हम उसको साफ करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से ये किसको लेकर, इस डर्ट पार्टिकल को लेकर यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो वो जो प्रोसेस है ना, जोर जोर से रगड़ना या डंडे से कूटना, उस प्रोसेस से मैल साफ नहीं होगा, मैल साफ किसकी मदद से होगा, साबुन की मदद से होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, कि हमने ये बात की कि साबुन की मदद से कपड़े कैसे धुल जाते हैं। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो है ये मैल की तरफ रहेगा या डर्ट की तरफ रहेगा, लिख लेते हैं अपन, है ना, और ये आउटसाइड यानी बाहर की तरफ रहेगा, और इस तरह इनकी मदद से कपड़े धुल जाएंगे। अब ये तो बात हो गई किसमें, फ्रेश वाटर में, यानी कि जो अच्छा पानी है जो हम हमारे घरों में काम लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि हार्ड वाटर भी कई जगह पर पाया जाता है। हार्ड वाटर यानी कि खारा पानी, ठीक है। अब ये जो खारा पानी होता है ना, इसके अंदर ये जो साबुन है ये मैल साफ नहीं कर पाता, और क्या होता है, स्कम, स्कम यानी कि वो इकट्ठा हो जाता है इस खारे पानी के अंदर। ये जो साबुन है ना, ये ऐसे जैसे दूध फट जाता है वैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, और कितना भी उसको पानी को रगड़ लो साबुन के साथ तो डर्ट पार्टिकल्स भी अलग नहीं होते हैं, प्लस वो साबुन ऐसे फटाफटा सा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जहां पर कि हार्ड वाटर है, जहां साबुन काम नहीं आता, वहां कपड़ों को धोने के लिए काम में लिए जाता है डिटर्जेंट्स। कॉमन लैंग्वेज में हम कहें तो ये जो हम सर्फ जिनको कहते हैं ना, उनको डिटर्जेंट्स कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। अब डेफिनेशन अलग है तो हम नोट कर लेते हैं कि भाई क्या होता है ये। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट, लिखिए सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है। सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स यानी कि सोडियम पार्टिकल इनके अंदर पाया जाएगा, या फिर अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन, या सॉरी क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस, लिखिए इसको क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। अब ये जो होता है ना डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनकी भी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है, और ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील, प्रेसिपिटेट यानी कि जो पेंडल में जम जाए वो चीज, अवक्षेप है ना, अघुलनशील, और प्रेसिपिटेट या पीपीटी को कहा जाता है अवक्षेप या स्कम नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मदद से खारे पानी के अंदर भी कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा, समझने में आपको आसानी रहेगी। कोई क्वेश्चंस हो ऐसे जो आपको सॉल्व नहीं करने आ रहे हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, और अगर क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, बताएं कि आपके लिए क्लास यूजफुल रही है, ठीक है। अगला चैप्टर जल्दी ही नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि कल ही आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।